Okay, so let's start. So last session में हमने कुछ Ma'am, you are on mute. okay, sorry. All right. So let's start. Last session में we did some problem statements. हमने कुछ problem statements देखे थे, कुछ करके भी देखे थे. And ऐसा करते हैं, quick revision लेते हैं and I'll ask you some questions ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप कितना follow कर रहे हो. All right. सबसे पहले the first question is who will tell me the difference between clustering and classification? हाँ, सत्यम. बताओ. Clusters means groups, okay? You can unmute and tell me because chat पे देखना is a little difficult. हेलो. हाँ. यस मैम. मैम, क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक लेवल होता है और उस लेवल के अकॉर्डिंग हम हर एक इंडिविजुअल आइटम को उस लेवल के अकॉर्डिंग हम छांटते हैं. बट क्लस्टर्स में हमारे पास एक कोई लेवल नहीं होता, बट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम एक इंडिविजुअल को किसी ग्रुप में डालते हैं. वेरी गुड. सो एक तो मेजर डिफरेंस हो गया कि क्लस्टरिंग जो होता है अनलेबल्ड डेटा सेट होता है, हमें पता नहीं होता है कि क्या इसका लेबल है, हम सिर्फ उसके क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं, सिमिलर चीज़ों को ग्रुप्स में रखते हैं. और क्लासिफिकेशन में हमारे पास लेबल्स होते हैं, तो उसमें छांटते नहीं हैं, लेबल्स देते हैं. जैसे हमें कोई डेटा हमारे पास आया और तो अपने पुराने डेटा के नॉलेज के बेसिस पे हम उसे एक लेबल देते हैं. सो दैट इज़ द टास्क ऑफ क्लासिफिकेशन. नाउ समवन विल टेल मी ट्रेन और टेस्ट डेटा में क्या फ़र्क होता है? रेज योर हैंड एंड आई विल कॉल यू आउट. नहीं तो फिर मैं नाम से बुलाऊंगी. हाँ, नाथन, गो अहेड. Training data is to, is the data to teach the model, like train it to, recognize something or predict something. And test data used to evaluate whether the model is working correctly. ओके, ऑल राइट, ऑल राइट. एक चीज़ आपने करेक्ट बोली, दैट द ट्रेन डेटा इज़ टू ट्रेन द मॉडल. एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक है, टेस्ट डेटा इज़ नॉट टू इवैल्यूएट. टेस्ट डेटा डिप्लॉयमेंट के बाद होता है, मतलब आपने मॉडल बना भी लिया, इवैल्यूएट भी कर लिया, अब फाइनलाइज कर लिया है, अब आपने उसे रियल वर्ल्ड में डाल दिया टू बेसिकली सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो होता है टेस्ट डेटा. वैलिडेट करने के लिए इज़ अ डिफरेंट डेटा विच इज़ कॉल्ड अ वैलिडेशन डेटा सेट, जो ट्रेन और टेस्ट के बीच में आता है. ओके, सो टेस्ट डेटा का काम होता है, इट इज़ एन अनसीन डेटा, जो मॉडल पूरा तैयार होने के बाद जिस पे सोल्यूशन देता है, अपना रिजल्ट देता है. और वैलिडेशन के लिए वैलिडेशन डेटा सेट यूज़ होता है. ओके, क्लियर है? Yes. ठीक है. नेक्स्ट. ओके, ऑल राइट, ठीक है. ये हमने किया था, ये दिस वाज देयर. क्लस्टरिंग हमने किया था, रिकमेंडेशन इंजन किया था, डॉग्स वर्सेस कैट्स था. ये किस तरीके की प्रॉब्लम है? व्हाट काइंड ऑफ अ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम इज दिस? अगर मुझे ये पता करना है गिवन एन इमेज कि वो डॉग है या कैट है. क्लासिफिकेशन. हाँ, कर बताओ. क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन, एब्सोल्युटली. सो दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम. और कंप्यूटर विजन भी हो गया, बिकॉज प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की हो गई और कंप्यूटर विजन का एप्लीकेशन हो गया, बिकॉज इमेज रीड करी जा रही है. ऑल राइट, देन वी रेड दिस. नीड ऑफ डेटा साइंस, बिग डेटा आया था, ऑटोमेशन हुआ था, एप्लीकेशन सेक्टर्स थे. देन वी हैड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ लगाया जाता है. उसके बाद हमने कुछ यूज़ केसेस किए थे. हु ऑल वेंट एंड ट्राइड दिस दोबारा एक बार अपने सिस्टम पे, जेंडर क्लासिफिकेशन वाला? और 2 बच्चे, 3 बच्चे, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है. सो देखो, जब तक लगाओगे नहीं, आई डोंट हैव टू रिपीट दिस इन एवरी क्लास. आप जब तक नहीं लगाओगे खुद से, आपको नहीं समझ में आएगा. ऑल्सो टुडे वील बी गिविंग यू असाइनमेंट्स, यानी कि जैसे आपको पहले असाइनमेंट्स मिले थे, आज दोबारा से आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे बेस्ड ऑन जो केस स्टडीज़
मैं आपको करा रही हूँ, तो इनको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा खुद से एक्सेल में, बिकॉज आपने अभी एक्सेल पढ़ा है। सो ये वाला है, इसके अंदर ये वाले फंक्शंस हमने यूज़ करके इसका लिखा था, इफ स्ट्रिंग फंक्शन, पिवट टेबल, वी लुकअप और इस तरीके के फंक्शंस यूज़ किए थे टू सॉल्व दिस केस स्टडी। इसके बाद हमने एक और केस स्टडी किया था वर्ड क्लाउड का। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू द असाइनमेंट हियर इटसेल्फ, ताकि हमें दोबारा नहीं आना पड़े। सो द असाइनमेंट इज़, आपको अगेन वही करना है कि ये आइडेंटिफाई जेंडर ऑफ अ पर्सन। गिटहब में आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है, सारे नाम अवेलेबल हैं, उनका जेंडर अवेलेबल है, ट्रेन डेटा सेट। आपको वही जो हमने कल सेशन में करके देखा था कि कैसे हम उसको पता कर रहे हैं किसी का जेंडर, आपको उसे एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्सेल में बनाना है। यानी कि आपके पास एक ट्रेन होगा, एक टेस्ट होगा, आपको वो पिवट टेबल क्रिएट करनी है। कंसिडर इट एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपको कंपनी में मिला है, एंड यू हैव टू प्रेजेंट इट टू योर मैनेजर आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस एनालिसिस एंड रिजल्ट्स एंड मेथडोलॉजी। ये सारी चीज़ें आपको इस केस स्टडी के लिए यू हैव टू प्रिपेयर। एंड आज जितना भी बताया जाएगा, यू हैव टू डू दिस बिफोर जुलाई एंड, लाइक 30th से पहले यू हैव टू कंप्लीट दिस। ये असाइनमेंट समझ आया? आई थिंक इसमें कुछ नया नहीं है, जो हमने किया था वही है। बस यू हैव टू मेक इट इन टर्म्स ऑफ कि दिस वाज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज़ द मेथडोलॉजी आई टुक, ये टूल मैंने इस्तेमाल किया, एंड दीज वर द रिजल्ट्स। सिंपल, ठीक है? दिस विल हेल्प यू लाइक ऐड इट इन योर रेज्यूमे एज वेल, और आपको समझ आएगा कि कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट की जाती है। सिमिलरली ये आपको याद होगा, इसका डेटा सेट भी गिट पे अपलोड कर दिया है मैंने आज। सो दिस इज़ योर कॉलेज रिव्यू डेटा सेट। तो कॉलेज रिव्यू डेटा सेट में आपको क्या करना है, अगेन आपको एक्सेल लेना है। ये आपका ट्रेन डेटा सेट हो गया। अच्छा, पहले तो क्योंकि मैंने कल इतना एनर्जी लगाया था इसे समझाने में, सो वन ऑफ यू टेल मी, कल मैंने काउंट वेक्टराइजर के बारे में बताया था, पहले तो मुझे कोई जना बताएगा कि क्या करता है काउंट वेक्टराइजर। एनीवन? आई वांट अ न्यू नेम। किसने रेज किया? अनम्यूट करके बताओ। अश्विनी? अर्पण? हाँ मैम, या इसमें होता है क्या, मतलब ईच एंड एवरी वर्ड को हम एक यूनिक मान लेते हैं और उसका फ्रीक्वेंसी हम काउंट कर लेते हैं। मतलब आवर एक वर्ड हो जाएगा, ये कितनी बार पूरे डेटा सेट में अवेलेबल है ये काउंट कर लेगा, उसका फ्रीक्वेंसी लिख लेगा। मतलब कैंपस लिख लेगा, लाइफ का ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी लिख लेगा। बट इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें ये फ्रीक्वेंसी लिख लेता है तो ये कॉलेज तो बार बार आएगा, तो इसका मतलब इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, बट ये कुछ काम का नहीं होगा, क्योंकि हमको वही जानना है कि कॉलेज का रिव्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इसके लिए हम तो दूसरा को यूज़ करते हैं, TF-IDF शायद। करेक्ट, गुड गुड, ठीक है। नाउ समवन एल्स विल आंसर मी कि ये काउंट वेक्टराइजर तो मैंने आपको बता दिया, और अर्पण ने ये भी बता दिया काउंट वेक्टराइजर क्या होता है। नाउ हाउ कैन आई इम्प्लीमेंट दिस इन एक्सेल? क्या मैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक्सेल यूज़ करके, कल तो मैंने आपको ये डेटा सेट दिखाया था और फिर एक वर्ड क्लाउड दिखाया था इसके आगे जो था, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा आ रहा था, हाँ, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा आने वाला वर्ड सबसे बड़ा लिखा आ रहा था। अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि वर्ड क्लाउड छोड़ दो, कि आपको वर्ड क्लाउड नहीं बनाना, इट्स ओके, लेकिन आपको ये टेबल बनाना है जिसमें यू हैव द वर्ड एंड यू हैव द फ्रीक्वेंसी रिटन इन फ्रंट ऑफ इट, कि ये वर्ड मेरे पूरे डेटा सेट में, रिव्यूज़ के डेटा सेट में इतने बार आता है। कैन यू डू दिस टास्क इन एक्सेल? क्विकली रिस्पॉन्ड करो। हु थिंक दैट दिस कैन बी डन इन एक्सेल? हाँ मैम, हो सकता है, डिस्टिंक्ट से हो जाएगा, मतलब काउंट शो हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट से तो ये पता चल जाता है कि कितने अलग अलग वर्ड्स इसमें हैं। हाँ, तो उसका काउंट भी हम निकाल सकते हैं ना, वो उसका कॉलम में उसका ये क्या बोलूं, मतलब करके देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल डेटा सेट एक बार। करेक्ट, करके देखना पड़ेगा। तेजस्वी, यू हैव समथिंग टू से? मैम डिस्टिंक्ट में जो अपना वो क्लासेस होती है उसके साथ उसका काउंट आता है, यूनिक में काउंट आवाज़ कम आ रही है आपकी काफ़ी। मैं देखता हूँ माइक्रोफोन में क्या दिक्कत है। ओके,
प्रियांश, सत्या, कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस काउंट वेक्टराइजर इन एक्सेल? आपको सब पता है राइट, आपने एक्सेल पढ़ा है, काउंट वेक्टराइजर क्या होता है ये आपको पता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपको पता है। इसको किस तरह से एक्सेल में किया जा सकता है? ये भूल जाओ कि आपको कोई डेटा साइंस आती है या आपको कुछ और टूल आता है, आपने तो बस एक्सेल पढ़ा है और आपको ये प्रॉब्लम मिला है और आपको सोल्यूशन भी पता है। मैम काउंट वेक्टराइज के लिए मैं एक्सेल पे कर सकता हूँ कि आप तो डिलीमीटर सिखाए थे, तो मैं सेंटेंस को मतलब वर्ड बाय वर्ड तोड़ के उसके बाद मतलब पूरा का पूरा सभी जो तोड़ा गया था वर्ड्स को, मैं उनका सबका कॉलम ले सकता हूँ और उसके साथ मैं मतलब बोल सकता हूँ कि मुझे सभी का मतलब एक एक नंबर लिख के दो कि कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है। वेरी नाइस, दैट्स अ ग्रेट आंसर, शाबाश। तो आपने सही आंसर दिया है। द स्टार्टिंग स्टेप विल बी दिस ऑफ कोर्स कि आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है तो आप डेलीमीटर की हेल्प से, इसमें डेलीमीटर क्या होगा? इसमें स्पेस होगा। करेक्ट, तो स्पेस डेलीमीटर होगा, स्पेस से आप सारे सेंटेंसेस को तोड़ लेंगे, फिर एवरी सेंटेंस के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये सेंटेंस है मान लीजिए इसमें 10 वर्ड है तो ये 10 वर्ड्स में टूट जाएगा, ऐसे हर सेंटेंस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सारे वर्ड्स आ गए। देन यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स, वन लिस्ट ऑफ दोज वर्ड्स, और फिर उसमें से आपको डिक्शनरी बनानी है। सो अभी मैं नहीं बताऊंगी वो डिक्शनरी कैसे बनानी है, इट्स क्वाइट ईजी। आपने सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि कैसे करना है, यू विल बी एबल टू गेट दिस फाइनल डिक्शनरी कि कैंपस वर्ड इतनी बार आया, इंडिया वर्ड इतनी बार आया, एंड सो ऑन। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन एक्सेल, and finally I want that dictionary, the output should be that dictionary with every word with its frequency count, correct? फिर if we get काउंटिव से हो सकता है क्या? किससे? काउंटिव से हम कर सकते हैं इसको कंप्लीटली। वेरी नाइस, काउंटिव से होगा, करेक्ट। काउंटिव से कैसे होगा ये कोई और बताएगा? हाउ कैन काउंटिव हेल्प? तेजस्वी आपका सही हो गया माइक्रोफोन। हेलो मैम, आवाज आ रही है अब सही से? हाँ बताओ। काउंटिव से? हाँ सोचो, थोड़ा सोचो, काउंटिव क्या करता है, चलो ये बताओ। काउंटिव मतलब सेल में इक्वल टू कर देंगे कि इफ इक्वल टू तो +1, इफ इक्वल जैसे टू +1, मतलब जैसे सेल में अगर ABC लिखा है और अपने को ABC चाहिए तो काउंटिव सेल के अंदर जो भी वर्ड है इक्वल टू ABC और वो फिर काउंट में +1 कर देगा जो उसका इंटरनल काउंटर चलता है। करेक्ट। सो बेसिकली काउंटिव ये करता है कि भाई आप काउंट करें अगर वैल्यू ये है, राइट? अगर वैल्यू ABC है तो काउंट करो। सो दैट इज हाउ काउंटिव विल हेल्प, राइट? आप हर वर्ड के लिए इस काउंटिव फंक्शन को लिख दोगे कि आप इस कॉलम में काउंटिव करो ये वाला वर्ड अगर है तो हर वर्ड का आपके पास वैल्यू आ गया, कितनी बार आएगा ये वर्ड। इज दैट राइट? अभी समझ में आया कि एक्सेल काफ़ी पावरफुल है। मतलब अभी तक तो हमने डेटा साइंस का प्रॉब्लम एक्सेल से ही कर लिया, द फर्स्ट स्टेज। यू अग्री? बट स्टिल आई एम गेटिंग वेरी फ्यू रिस्पॉन्सेज। इससे मेरा मोराल थोड़ा सा डाउन होता है कि मतलब या तो आप लोग घर पे जाके देखते नहीं हो, घर पे ही हो वैसे तो, लेकिन घर मतलब सेशन के बाद आप थोड़ा सा कम मेहनत कर रहे हो। तो ये आपका दूसरा असाइनमेंट हो गया, ठीक है? पहला असाइनमेंट हमने किया ये जेंडर प्रेडिक्शन, और दूसरा असाइनमेंट आपका है दैट यू हैव टू मेक दिस डिक्शनरी इन एक्सेल। एंड ये यहीं तक ख़त्म नहीं हो जाता है। देयर इज़ अ शीट दैट आई हैव मेड, एवरी स्टूडेंट एवरीवन विल फिल देयर कि उसका ये असाइनमेंट हो गया या नहीं, तो वहाँ पे यस या नो फिल करना है, और फिर आपका क्या होगा वो आपको एंड में पता चलेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। सो अगेन गो टू, आई थिंक ये वाला डेटा सेट कल आपने डाउनलोड कर लिया था गिटहब से, एक ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर का डेटा सेट था। एवरीवन हैज डाउनलोडेड? गुड, ओके। सो इस डेटा सेट में हमें करना क्या है? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि आप अपने आप को मान लीजिए मिस्टर खन्ना या मिस खन्ना एज पर योर सूटेबिलिटी। सो अब आप या तो मिस्टर खन्ना है या फिर मिस खन्ना है, और आपने
अपना ऑनलाइन स्टोर बुटीक जो भी है स्टार्ट किया, एंड नाउ यू हैव सम डेटा सेट ऑफ योर कस्टमर परचेज कि भाई मेरे पास ये बंदा आया और इस तारीख को आया और इतना पेमेंट करके इसने ये खरीदा और ये तारीख थी, इस दिन खरीदा. सो ये वाला आपके पास डेटा सेट अवेलेबल है. लेट मी शो यू द एक्सेल शीट एज वेल. आप अपने यहाँ भी खोल लीजिए एंड मैं भी खोल देती हूँ. ओके सो आप अपने अपने लैपटॉप में शीट ओपन कर लो. ओके ठीक है. So here is your sheet. You all can see the sheet, right? Not yet, I guess. Okay. All right. So this is the sheet. Let me explain to you. सो यहाँ पे आपके पास ऑर्डर आईडी अवेलेबल है. ऑर्डर आईडी माने कि जो भी उसने पर्टिकुलर उस ट्रांजैक्शन को आईडी दिया होगा. दिस इज़ योर ऑर्डर आईडी, दैट्स योर कस्टमर आईडी. मतलब जिस बंदे ने खरीदा उसको जो भी आईडी दिया है आपने अपने शोरूम में, बुटीक में, ये उसके खरीदने का डेट है. दिस इज़ योर परचेज डेट. देन दिस इज़ योर प्रोडक्ट आईडी, जो चीज़ उसने खरीदी, ये दिस इज़ योर प्रोडक्ट आईडी. ये आपका प्रोडक्ट का नाम, उसने क्या खरीदा. दैट्स योर क्वान्टिटी एंड दैट्स योर यूनिट प्राइस, कितना खरीदा, कितने में खरीदा. सो ये एक डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है. इसका नाम आप देखेंगे यहाँ पे शीट में डेटा लिखा हुआ है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इस आप क्योंकि मिस्टर मिस खन्ना है और आपको अपना चलाना है, आपको अपना शोरूम चलाना है, जस्ट गो थ्रू दिस डेटा, ट्राई टू एनालाइज दिस डेटा और मुझे कुछ इंसाइट्स इस डेटा में से आप खुद अभी इस समय बताएंगे कि मैम दिस इज़ व्हाट वी फाउंड कि वी कैन डू, या ये पैटर्न है इस डेटा में जो हम लेवरेज कर सकते हैं टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ माई स्टोर. तो यही डेटा सेट आपके पास है, ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है. इसको देखो. एंड ऑल्सो देर इज़ अ शीट, आई थिंक देर इज़ अ प्रोडक्ट लुकअप, और मैं ऐसा करती हूँ उसे पीपीटी में खो देती हूँ सो दैट इट्स ईजी फॉर यू. दिस इज़ योर प्रोडक्ट लुकअप. तो आप अपनी स्क्रीन देख सकते हो फॉर द प्रोडक्ट, और एक्सेल शीट आपका डेटा हो गया. ठीक है. सो ये प्रोडक्ट आईडी और वहाँ पे उसका नेम भी लिखा हुआ था वैसे, बट यहाँ पे ये कैटलॉग आपको एक इजी रेफरेंस के लिए दे दिया. एंड नाउ यू हैव द डेटा सेट एज वेल. सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, जस्ट एनालाइज दिस डेटा सेट एंड टेल मी सम insights that you find. Okay. डेटा पे लिखे थे, डेटा पे कोई सीजन का कॉलम नहीं है लेकिन प्रोडक्ट लुकअप पे है. तो अभी के लिए अगर हमें पता हो कि अभी का करंट सीजन कौन सा है, जैसे 4 सीजन्स हैं, अभी के लिए हम कौन से सीजन में हैं, तो उसके हिसाब से भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, या फिर अभी वो नहीं करेंगे. तो आपके पास डेटा में वो दिया हुआ है ना, डेट ऑफ परचेज. सो डेट ऑफ परचेज से आप अपने आप सीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लेकिन वेडिंग सीजन कैसे आइडेंटिफाई करूं? मैं बता देती हूँ वेडिंग सीजन कैसे आइडेंटिफाई. नवंबर में होती है, फरवरी में होती है, और कब होती हैं वेडिंग्स? नवंबर फरवरी मान लो वेडिंग सीजन. ठीक है मैम. और डेटा से पता करो, डेटा से भी आपको ये इंसाइट मिल सकता है कि ये दिस इज प्रॉबेबली अ वेडिंग सीजन. सारी समर कैप और जो स्वेटशर्ट है वो लोग पेयर्स में खरीदते हैं. क्या क्या पेयर में खरीदते हैं? मतलब मैंने एक पिवट टेबल बनाई है यहाँ पे कि पेयर में क्या खरीदा जाता है ज़्यादा. अच्छा, क्या खरीदा जाता है? कैपरीज, ओके कुर्ता, ओके साड़ी, ओके. समर कैप अच्छा, और स्वेटशर्ट. ये सब साथ में खरीदा जाता है. हाँ, मतलब इनके सबकी क्वांटिटी 2 है.
अच्छा ओके, ऐसा करते हैं, लेट मी गो टू द डेटा. ये अपने पास डेटा सेट है. सो यू आर सेइंग कि इन सब का क्वांटिटी 2 है. यस मैम. तो क्वांटिटी 2 होने से साथ में कैसे हुआ? साथ में कोई प्रोडक्ट खरीदने का पेयर मतलब में है खरीदते हैं ना, कि मतलब कोई सिंगल कैपरी नहीं खरीदता, एक पेयर में 2 कैपरी एक साथ खरीदते तो उनको पेयर पे ऑफर लगा सकते हैं कि अच्छा, आप पेयर वैसे कह रहे हो, मुझे लगा कि ये आइटम साथ में खरीदे जाते हैं. ओके, सो यू आर सेइंग दैट जनरली पीपल आर बाइंग दीज इन 2. ओके ओके ओके, ठीक है. सो दिस इज वन इनसाइट. ऑल राइट, और निकालो. हाँ बताओ, किसने हैंड रेज किया? मैम उसमें जो कस्टमर है 104, ओके वो प्रोबेबली फीमेल है, क्योंकि इयररिंग्स साड़ीज ये रिपीटेडली ऑर्डर हो रहा है, और Okay. 106 का भी. 106 भी, क्योंकि लहंगा शेरवानी ना, लहंगा शेरवानी तो नो लड़का. मैम, 107 है शेरवानी, 106 अच्छा अच्छा, ओके लहंगा ओके है. ओके, 106 लहंगा है. ओके ओके, ठीक है, गुड. ओके, और क्या कर सकते हो? इस यही जो डेटा पॉइंट आपने उठाया जिससे आप कह रहे हैं कि ये लड़की है, इस लड़की के बारे में आपको और क्या पता चल रहा है? एनीवन? ओके, आई विल गिव यू सम टाइम. अभी मैं नहीं इंटरफेयर करूंगी. मैम एक क्या हो सकता है, मतलब डेट वाइज कौन सा चीज परचेज हुआ है, मतलब सेम डेट पे कौन सा चीज उस स्टोर से बिका हुआ है, मतलब ऐसा कुछ. सेम डेट पे कौन सा चीज़ है? सेम डेट या सेम ऑर्डर आईडी? नहीं, सेम डेट पे सेम ऑर्डर आईडी से, मतलब एक ही दिन में, मतलब कौन सा ऑर्डर हुआ है सेम, ऐसे कुछ इंसाइट निकल सकता है. तो क्या निकल सकता है? मतलब मैंने बंदा एक ही पर्सन में सेम डेट पे क्या क्या खरीदा था और दूसरे डेट पे सेम पर्सन में क्या क्या खरीदा, अच्छा, ऐसे. ओके ओके, मतलब वो बंदा क्या चीज़ें जनरली साथ में खरीदता है. हाँ हाँ हाँ. ओके ओके, करेक्ट. मैम 104 शायद से मैरिड है, मैरिड लेडी. 104 शायद से मैरिड लेडी है. मैरिड लेडी है. ओके, क्योंकि वो साड़ी इयररिंग्स खरीद रही है. ओके, ऑल राइट, ठीक है, सही है. और मैम 2024 में कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है रिलेटेड टू इयररिंग्स एंड साड़ीज टिल 2023. इससे ये भी देखा जाता है कि 23 में अभी कोई फंक्शन, मतलब 24 में कोई फंक्शंस या शादियां नहीं है. अच्छा, आप कह रहे हो कि ये 20, ये नीचे आता है. सो दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग कि यहीं तक ही नहीं, यहाँ पे भी खरीद. अच्छा, अक्टूबर में खरीदा है, बट 24 का जो हमारे पास डेटा सेट भी कम है ना. हाँ बिल्कुल, हाँ, मैम जो ओकेजनली खरीदी गई हैं. ओकेजनली खरीदी गई हैं. ओके, ठीक है. मैम एक और इंसाइट है कि रेगुलर कस्टमर कौन है, तो उसको फिर डील करने का तरीका अलग होना चाहिए. जैसे 101 है तो वो हर 2-3 महीने में आके खरीदता रहता है. करेक्ट. सो उसके लिए कोई लॉयल्टी प्रोग्राम्स चला सकते हैं, राइट? लाइक उसको डिस्काउंट दे सकते हैं या कुछ भी, वॉट एवर, उसको ज़्यादा तंग कर सकते हैं कि अभी ये आया है, अब ये आया है, ये खरीद लो. सो गुड, दैट्स राइट. ओके, और गुड गुड, अच्छा कर रहे हो. हाँ, किसी ने हैंड रेज किया, बताओ. मैम सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है Q4 और Q3 में. Q4 और Q3 में. ओके, तो Q4 आप कौन सा वाला कह रहे हो? दिसंबर वाला Q4 कह रहे हो या हाँ फाइनेंशियल? हाँ हाँ. दिसंबर वाला. लास्ट 3 months of the year. अच्छा, यानी हाँ. कि लास्ट 3 मंथ्स तो हमारे पास 2 ही रो हैं. मतलब लास्ट 3 months में मैंने पिवट टेबल लगा के देखा है कि 18 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 43, और उसके पहले Q3 में 16 आउट ऑफ 43. अच्छा, लेकिन अच्छा. Q1 और Q2 में खाली 6 और 3 प्रोडक्ट्स. ओके, मैंने गलत लगा दिया. ये पूरा Q3 हो गया ना, 27 अक्टूबर से. हाँ हाँ. हाँ,
तो आप क्या कह रहे हो, इसमें ज़्यादा सेल्स हुई हैं? And like second half of the year, most of the sales हुई है. अच्छा, First ओके half of the year नहीं हुई उतनी. ओके, ऑलराइट, मेक सेंस. सो मे बी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर मे बी इज़ मोर फेस्टिव, या फिर हो सकता है कि विंटर्स में लोग ज़्यादा शॉप करते हैं, मे बी. Yes, ma'am. Yeah. करेक्ट. एनीवन एल्स? मज़ा आ रहा है डेटा देखने में? ऐसे ही आपको डेटा देखना होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझना होता है डेटा में से. हाँ, और बताओ. मैम चाहिए ऐसे ऐसे पता नहीं कि मतलब एवरग्रीन सीजन किस पे डिवाइड करूँ और तो किस पे डिवाइड करूँ. आप फिर से बोलो, क्लियर नहीं आया आपका आवाज़. मैम मुझे नहीं पता चला कि एवरग्रीन सीजन को कौन से मंथ पे लाऊं और वेडिंग सीजन को कौन से मंथ पे लाऊं. एवरग्रीन सीजन को कौन से मंथ पे लाऊं? और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाह रहे हो? मैम सीजन वाइज डिवाइड करना चाह रहा हूँ. अच्छा, तो मतलब आप अपना प्रोडक्ट उस हिसाब से खरीदोगे. मतलब वेडिंग सीजन है तो मे बी आप ज़्यादा साड़ी लहंगे रखोगे, और अगर नॉन वेडिंग है तो मे बी आप रेगुलर स्टफ ज़्यादा रखोगे. हाँ वही. ओके, ठीक है. अगर डेटा उसके लिए सफिशिएंट नहीं है तो दैट्स फाइन, बट आई गेस आप ऐसा देख सकते हो. और ज़रूरी नहीं है, राइट? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लोगों ने वेडिंग सीजन में ही लहंगा इयररिंग्स खरीदा हो सकता है दैट दिस पर्टिकुलर फीमेल इज इनटू एथनिक, तो ये जब भी खरीदती है तो ये ऐसा ही चीज़ें खरीदती है, राइट? सो ऐसा दिस में द डेटा में इम्प्लाई कि ऐसा है कि वेडिंग सीजन में एथनिक ज़्यादा है, बट नॉट अ नेसेसिटी, क्योंकि उतना डेटा नहीं है कि हम उस चीज़ को यू नो एज अ फैक्ट बोल सकें. ओके. मैम सबसे ज़्यादा सेल कैपरी और कैप की हुई है, तो हम उसका स्टॉक ज़्यादा रखेंगे. ठीक है, तो हमको स्टोर में उसका स्टॉक ज़्यादा मेंटेन करना चाहिए, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं. ठीक है. मैम 103, 5 एंड 7 मोस्ट प्रोबेबली टीन से यंग एडल्ट्स के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि वो जीन्स की शॉपिंग कर रहे हैं. तो हम उन्हें अपील करने के लिए जब भी नया कलेक्शन आए तो उन्हें मैसेज कर सकते हैं. ओके, सो मे बी दीज आर यंगस्टर्स और लाइक बॉयज़ जो ये चीज़ें Yes, खरीद रहे ma'am. हैं. ऑल्सो लाइक आप देखोगे कि यहाँ पे उन्होंने हाफ स्लीव टी शर्ट और केपरी खरीदा है, और यहाँ पे लॉन्ग स्लीव टी शर्ट और जीन्स खरीदा है. सो दैट मीन्स सीजनल डिमांड है ना. सर्दियों में तो हाफ टी शर्ट जीन्स केपरी नहीं खरीद सकते, तो सर्दियों में उन्होंने फुल टी शर्ट और जीन्स खरीदा है. सो देयर इज अ सीजनल शिफ्ट ऑफ परचेज, राइट? एंड आई थिंक यूज़र भी सेम है क्या? 107 था ये और ये 103 था. ओके, बट दैट्स फाइन, क्योंकि कोई और भी यूज़र है तो मतलब एक जनरल ट्रेंड यही होगा कि दिसंबर के महीने में या सर्दी के महीने में इस तरीके की सेल ज़्यादा होगी. ठीक है. सो वी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ दीज. लेट्स सी, मैंने भी कुछ इसमें बनाए हुए हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं. तो इसके अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको पीपीटी में भी दिखाऊंगी. सो इफ़ यू सी हियर, ये देखो, हाफ स्लीव टी शर्ट और केपरी साथ में खरीदा गया है, यानी कि इट वुड बी गुड टू प्रमोट हाफ दिस टीज एंड केपरीज को साथ में दिखाएं, सो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ देम बीइंग बॉट टुगेदर, राइट? सिमिलरली आप देखोगे केपरी हाफ स्लीव टी शर्ट, केपरी हाफ स्लीव टी शर्ट, दोनों का ऑर्डर आईडी सेम है, यानी कि लोग दोनों चीज़ को साथ में खरीद रहे हैं. अगेन हाफ स्लीव टी शर्ट केपरी, यहाँ पे लॉन्ग स्लीव टी शर्ट और जीन्स साथ में खरीदा गया है, तो ये वाली चीज़ें साथ में खरीदी जाती हैं. इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था, ये ब्लैक वाला जो है, दिस पर्टिकुलर लेडी इज़ प्रॉबेबली इनटू एथनिक, क्योंकि ये बार बार साड़ी, इयररिंग्स, लहंगे, इस तरीके की चीज़ें खरीद रही है. देन इफ़ यू सी हियर, विंटर कैप, सन ग्लासेस, विंटर कैप, सन ग्लासेस, सन ग्लासेस. ओके, सो 1 फरवरी को सन ग्लासेस खरीदे गए हैं और विंटर कैप खरीदा गया बिकॉज ठंडी होती है, सो विंटर कैप का सेल ज़्यादा है. दिस लुक्स अ लिटिल ऑड कि सन ग्लासेस को 1 फरवरी को क्यों खरीदा गया है, क्योंकि सन ग्लासेस इज़ मोर ऑफ समर थिंग. जैसे यहाँ पे देखो, ऊपर देखो, समर कैप और सन ग्लासेस,
समर्स में खरीदा गया है, राइट, 101 कस्टमर आईडी ने सेम ऑर्डर में। सो ये इस चीज़ को डेटा साइंस की भाषा में काफ़ी चीज़ें कहते हैं, जैसे एक होता है इसको प्रोडक्ट बंडलिंग। जैसे कि अगर आप डेयरी पे भी जाते हैं तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि अंडे, ब्रेड, दूध, इस तरीके की चीज़ें साथ में रखी हुई होती हैं, बिकॉज जब कोई बंदा दूध खरीदने गया है या ब्रेड खरीदने गया है, सो देयर इज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी कि देख कर वो दूसरी चीज़ भी बाय कर लेगा, करेक्ट। जैसे आपको कोई शॉपिंग के ऑफर्स भी आते हैं तो वो इसी तरह से आते हैं कि भाई आप कहीं फिजिकली भी किसी स्टोर पे जाते हैं, तो अगर आप मान लीजिए जीन्स खरीद रहे हैं तो आपसे एक शॉपकीपर अपने आप ही पूछ लेता है कि आप टी शर्ट भी देखना पसंद करेंगे क्या, बिकॉज ही नोज कि दोनों का पेयरिंग है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट बंडलिंग। तो ये आपको यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, सी दिस। सो दिस इज व्हाट इज देयर। क्या क्या इस डेटा सेट से किया जा सकता है। एक हो गया प्रोडक्ट बंडलिंग, यानी कि किन चीज़ों को साथ में बेचा जाए। सीजनल प्रमोशंस, यानी कि कब क्या बेचा जाए, जैसे वेडिंग सीजन में, विंटर्स में, समर्स में सनग्लासेस बेचो, विंटर्स में आप क्या बेच रहे थे, विंटर्स में क्या था, फुल जीन्स थी और एक और भी चीज़ थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। सो सीजनल प्रमोशंस। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम, एज वन ऑफ यू हैड राइटली आइडेंटिफाइड कि एक कस्टमर है जो 2-3 महीने में आ जा रहा है और कुछ खरीद रहा है, सो कस्टमर लॉयल्टी। फिर पर्सनलाइज टारगेटिंग, जैसे कि हमने लेडी देखी थी जो कि एथनिक में है, अब उसको केपरी दिखाने का, स्कर्ट दिखाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बाइंग एथनिक। सो मे बी उसको सूट, सलवार सूट, ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो वो बाई करेगी। सो ये जो पूरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये दिस इज सॉर्ट ऑफ अ मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो मार्केट में जो बास्केट है, यानी कि जो बंदा अपने कार्ट में डाल रहा है, उसका एनालिसिस कि वो किन चीज़ों को साथ में खरीदता है, किन चीज़ों को हमें साथ में रखना चाहिए शेल्फ पे। दिस इज़ एक्चुअली अ स्टडी, मतलब इन चीज़ों को बाकायदा यूज़ किया जाता है इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड इवन इन फिजिकल स्टोर्स की प्लेसमेंट। जैसे आप डीमार्ट पे भी जाएंगे, सो देयर इज़ अ स्ट्रैटेजिक प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स कि किस कहाँ क्या चीज़ रखी जानी चाहिए ताकि वो शेल्फ से जल्दी बाहर आए, मतलब बिके। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग यूज केस ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस। समझ में आया? एवरीवन गॉट इट? ओके। सो अभी तक हमने काफ़ी सारे यूज केसेस देखे थे, उसमें हमारा एक और जुड़ गया। तो अब अगेन आपके पास एक डेटा सेट है इसी तरीके के, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया दैट दिस इज योर डेटा सेट एंड यू हैव टू जनरेट सम इनसाइट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर सेल्स। दैट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि आपको इनसे इनसाइट्स जनरेट करना है और सेल्स ड्राइव करना है। नाउ व्हाट आर द इनसाइट्स दैट यू सी इन दिस डेटा, उसका आपको एक प्रॉपर बनाना है, एक कह लो प्रेजेंट, नॉट लाइक एग्जैक्टली अ प्रेजेंटेशन, बट हाँ दिस इज व्हाट आई फाउंड एंड दीज आर द स्टेप्स that can be taken. This is my insight, this is the action. समझ गए? हमने पहले भी पढ़ा था that जब डेटा आया तो हमने insights देखे उसमें and then we took some actions. तो उसी मैनर में आपको इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को करना है। सो अभी तक 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं which you have to do within July, before the end of July. Then you have, okay, let's move to the next topic. अभी हमने काफ़ी सारे यूज़ केसेस किया है, डेटा साइंस का केस स्टडीज़ देखा, साथ में हमने सॉल्व करने का कोशिश किया, आगे दोबारा करेंगे। अब एक थोड़ा सा जेनरिक टॉपिक है विच इज़ कंपोनेंट्स ऑफ डेटा साइंस, कि डेटा साइंस के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो डेटा साइंस के पार्ट हैं। सो देर आर सर्टेन थिंग्स, यहाँ पे लिस्ट लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली बिकॉज डेटा साइंस है, सो डेटा इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट, डेटा। Then we read about big data, domain expertise। आप समझते हैं डोमेन एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैड दिस ई कॉमर्स स्टोर, राइट, हमारे पास बुटीक था जिसके अंदर हम सेल्स कर रहे थे, तो हमको वो डोमेन नॉलेज भी थोड़ी होनी चाहिए कि अच्छा वेडिंग सीजन है तो मतलब लहंगे और ये ज़्यादा बिकता है, अच्छा समर में केपरी ज़्यादा पहनी जाती है। दिस इज़ व्हाट इज़ डोमेन नॉलेज। जैसे आप मेडिकल के डेटा के साथ काम कर रहे हैं और आपको मेडिकल के बारे में कोई ABC नॉलेज ही नहीं है, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू डील विद द डेटा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ डोमेन नॉलेज। डेटा इंजीनियरिंग तो वो तो हम करते ही हैं, और डेटा इंजीनियर्स जैसे होते हैं, अगर आपने सुने भी होंगे, देयर आर डेजिग्नेशंस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स। सो डेटा इंजीनियर्स का जो ज़्यादातर काम रहता है, इट इज़
लाइक बिल्डिंग पाइपलाइंस कि डेटा साइंटिस्ट ने मॉडल बना दिया, डेटा साइंटिस्ट तक डेटा कैसे आए, वहाँ से डेटा कैसे जाएगा, मॉडल कैसे डिप्लॉय होगा. सो बिल्डिंग दोज पाइपलाइंस, इंजीनियरिंग ऑफ इट, है ना, जैसे सड़क ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, सिमिलरली वो डेटा साइंस के सड़क ब्रिजेस को बनाते हैं. सो दे आर डेटा इंजीनियर्स. देन ऑब्वियसली मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, मशीन लर्निंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन आर, पाइथन इज़ अ वाइडली यूज्ड वन. विजुअलाइजेशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन, यानी कि जो डेटा हमें मिला उसे विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर लाइक टू जनरेट एनी इनसाइट्स और टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेटा. देन यू हैव एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इतना सारा डेटा है तो ऑब्वियसली यू नीड लाइक GPUs एंड हाई प्रोसेसिंग, हाई कैपेसिटी प्रोसेसर्स. फिर डेटा एनालिसिस एंड मॉडल्स, डेवलपमेंट टूल्स. तो ये आपकी चीज़ें हो गई कि क्या डेटा साइंस में ज़रूरत पड़ती है. ये एक, इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव लिस्ट बट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. Then this is a simple thing, डेटा साइंस लाइफ साइकिल. तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जब हम बात करते हैं डेटा साइंस की, यानी कि शुरुआत से लेके एंड तक क्या क्या काम किए जाते हैं टू कंप्लीट दिस डेटा साइंस का प्रोसेस. सो द फर्स्ट इज ऑब्वियसली बिजनेस अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना. अभी तक हमने जितने भी किया केस स्टडीज़, सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी. टाइटैनिक किया तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि भाई हमें पता करना है कि गिवन अ पर्सन ये सर्वाइव किया होगा कि डाई. देन हमारे पास केस स्टडी थी जेंडर प्रेडिक्शन की. तो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर था कि हमारे पास ये नाम है, हमें उनके जेंडर पता करना है. इसी तरह से अभी स्टोर वाले में हमें पता था सेल्स बढ़ाना है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप आता है विच इज़ योर डेटा माइनिंग, यानी कि डेटा कलेक्शन. तो जब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, देयर इज़ नो पॉइंट और नो सेंस इन कलेक्टिंग द डेटा. आप डेटा भी तो उसी हिसाब से कलेक्ट करोगे ना कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. सो व्हाट इज़ द मोस्ट रेलेवेंट डेटा दैट गोज विद इट. सो दैट इज़ व्हेन डेटा माइनिंग कम्स, कि मतलब डेटा का कलेक्शन, रिट्रीवल, अलग अलग जगहों से डेटा को इकट्ठा करना. देन कम्स डेटा क्लीनिंग. जब आप अलग अलग जगहों से डेटा को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आपने टाइटैनिक में भी देखा होगा, टाइटैनिक इज स्टिल अ वेरी प्रोसेस्ड डेटा सेट, क्योंकि आपने वो कैगल से डाउनलोड किया था. तो वो काफ़ी साफ़ सुथरा, सुंदर सा, प्यारा सा डेटा सेट है. लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है. मान लो कि जैसे हम अपनी बात करते हैं, जब हमने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के डेटा सेट को हम प्रोसेस करना है. अब आपके पास एक लाइक यू फिल्ड दोज फॉर्म्स, राइट, और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स थे जिसमें वैलिडेशन नहीं था, यानी कि देयर वाज नो ड्रॉप डाउन कि आपको ये ही सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं था. सो यू हैड एन ओपन हैंड कि आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो बहुत सारे बच्चे सेम चीज़ को बहुत अलग अलग तरीक़ों से लिख देते हैं. कोई B.Tech लिख देता है, कोई B.Tech लिख देता है, कोई बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी लिख देता है. तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे लिख देते हैं. अब ये प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है कि इस डेटा को यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. अब इतने सारे एक ही चीज़ के इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस, इट डजंट मेक सेंस फॉर मी कि मैं वो सारे अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस को हैंडल करूँ, तो उनको एक जैसे में कन्वर्ट करना. फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको शायद सवाल समझ में नहीं आया था या कुछ, तो उन्होंने जैसे नेम ऑफ कॉलेज में ईयर ऑफ कॉलेज लिख रखा है कि हम कौन से ईयर में हैं, डिग्री ऑफ उसमें अपना कॉलेज का नाम लिख रखा है. तो इस तरीके की भी एंट्रीज आ जाती हैं. तो जब आप रियल टाइम पे डेटा को इकट्ठा करते हो तो बहुत सारे इश्यूज डेटा में होते हैं और उनको ठीक करना ज़रूरी होता है बिफोर यू गो अहेड इनटू ड्राइविंग इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा या जनरेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द डेटा. सो दैट इज़ योर डेटा क्लीनिंग. तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. अंडरस्टैंडिंग डेटा में पढ़ेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे ट्रीट करें, आउटलायर्स को कैसे ट्रीट करें, ख़राब जो डेटा है उसका क्लीनिंग कैसे करें, डुप्लीकेट्स रिमूव कैसे करें, ऑल ऑफ दैट. Then comes data exploration. So data exploration का मतलब है it is a sort of data visualization करना कि क्या डेटा में क्या दिखा रहे हैं, कि भाई जैसे सर्वाइवल डेटा था तो क्या जेंडर का रेशियो है, क्या सर्वाइव का रेशियो है, मोटा मोटी डेटा को समझना. Then comes predictive modeling. अब आपने ये फीचर इंजीनियरिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन हो गया. अब फीचर इंजीनियरिंग अगर आपको याद होगा, फीचर की इंजीनियरिंग. अच्छा, फीचर्स क्या होते हैं, पहले कोई आंसर करेगा? व्हाट आर फीचर्स? प्रॉपर्टीज कोई भी किसी भी चीज़ की.
प्रॉपर्टीज एज इन जैसे अगर हमारे पास ट्रेन डेटा सेट होता है, राइट, अभी तक हम ट्रेन के साथ डील कर रहे थे, तो फीचर क्या होता है? Predictive variables. करेक्ट, प्रिडिक्टर वेरिएबल्स जो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं. एक बच्चे ने टारगेट वेरिएबल डाला. टारगेट वेरिएबल इज डिफरेंट, इट इज़ द प्रिडिक्टेड वेरिएबल. जो प्रिडिक्ट किया जाएगा वो टारगेट वेरिएबल होता है, और जो प्रिडिक्टर वेरिएबल्स हैं वो आपके फीचर्स होते हैं जो आपको उस वहाँ तक पहुँचने में मदद करेंगे. सो फीचर इंजीनियरिंग. तो अब ये जो प्रिडिक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, इन फीचर्स को और इन्हांस करना, यानी कि इनसे कुछ और नए फीचर्स बनाना, यूज़फुल फीचर्स बनाना, या एग्जिस्टिंग फीचर्स को एक यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना. जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था टाइटैनिक के दौरान कि आपके पास नाम में मिस्टर भी लिखा हुआ है, मिसेस भी लिखा हुआ है. तो हो सकता है कि अगर हम एक नया कॉलम बनाए विच इज़ द सैल्यूटेशन, अगर हमारे पास जेंडर नहीं होता, तो उसी कॉलम से दैट कॉलम इटसेल्फ कैन हेल्प अस टू क्रिएट अनदर कॉलम विच इज़ योर जेंडर कॉलम. तो एक फीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन एग्जिस्टिंग फीचर से हमने एक नया फीचर क्रिएट कर लिया जेंडर का. सो दैट इज़ बेसिकली फीचर इंजीनियरिंग. इस तरह से और भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेटा में कुछ एग्जांपल बता सकते हो कि आपने तो डेटा देखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर कॉलम से वी कैन क्रिएट सच अ कॉलम, एंड वो हमें एनालिसिस में हेल्प करेगा समझने में कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस. कोई एग्जांपल, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड? सब्जेक्ट बैकग्राउंड रिलेटेड टू लाइक बायो, मैथ्स, कॉमर्स. सब्जेक्ट कैसे? कि कॉलेज से पता चलेगा ना इंजीनियरिंग कॉलेज है या मेडिकल कॉलेज, और रिलेटेड विद कॉमर्स कॉलेज. ओके, उससे क्या क्या फिर हम कॉलम बनाएंगे? स्टूडेंट्स का पता चल सकता है ना कि बेसिकली किसी का, किनको मैथ्स के साथ है, कौन बायो के स्टूडेंट्स हैं और कौन कॉमर्स फील्ड से हैं. अच्छा अच्छा, ओके. सॉर्ट ऑफ दैट कि मतलब कॉलेज के नेम से आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे का एजुकेशनल बैकग्राउंड, सॉर्ट ऑफ. यस मैम, या काइंड ऑफ. ऑल राइट, ठीक है, करेक्ट. जैसे कि आपका मेडिकल बैकग्राउंड था, करेक्ट, तो आपके से निकल के आएगा कि अच्छा इसका मेडिकल है. कोई इंजीनियरिंग में है सो उसका प्रॉब्लली मैथ्स था बैकग्राउंड, करेक्ट. ओके, ये एक हो सकता है यूज केस. व्हाट एल्स कैन बी डन? और बताओ. You can even open your data set in your laptops, so that will help you give answers. मैम जैसे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में हाउस का लेंथ और विड्थ है, तो उसको मल्टीप्लाई करके हाउस का एरिया भी है. करेक्ट करेक्ट, वो भी कर सकते हैं. जैसे अगर आपके पास एरिया अवेलेबल नहीं है, लेंथ और विड्थ अवेलेबल है, तो आपने एरिया निकाल लिया हाउस का, बिकॉज दैट इज़, क्योंकि लेंथ और विड्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है. अगर आप हाउस के कैलकुलेशन की बात करें तो भाई कितने बीघा ज़मीन है, कितने मीटर स्क्वायर का प्लॉट है. सो दैट वुड हेल्प यू टू प्रिडिक्ट द प्राइस बेटर. सो गुड, वो किया जा सकता है. और कुछ, जैसे हमारा जो डेटा सेट था उसमें और क्या किया जा सकता है? ओके, जैसे कि मान लीजिए कि हमने आपसे एक फील्ड था, राइट, कि जिसमें आपने भरा था कि आपने वेबिनार अटेंड किया था कि नहीं. तो कुछ बच्चों ने येस भरा होगा, कुछ बच्चों ने नो भरा होगा. सो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम, इवन हम ये भी डिराइव कर सकते हैं, मतलब दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ कॉलम की सिंसियरिटी, राइट. जैसे कि पर्टिकुलर, या फिर ओरिएंटेशन टेस्ट का स्कोर्स. तो जो बच्चों ने ओरिएंटेशन टेस्ट दिया ही नहीं, सो मे बी वी कैन डिराइव अ कॉलम from that of sincerity, right, कि who is more sincere या who is more dedicated. तो इस तरह से हम existing features से नए features create करते हैं to assist us in the in solving our business problem. इसके बाद आता है predictive modeling. अब ये वाला part आता है which is very fancy, मतलब which sounds very fancy, और जिसके लिए सब लोग data science. So now you are ready with the data set. अब आपके पास data set तैयार हो गया है. नाउ कम्स द पार्ट टू डिप्लॉय अ मॉडल. जैसे अभी हमने जेंडर प्रेडिक्शन में मॉडल डिप्लॉय किया था. हमारा मॉडल क्या था? परसेंटेज वाला, सिंपल, प्रोबेबिलिटी रेशियो के बेसिस पे, दैट वाज आवर मॉडल. तो वो एक बहुत सिंपलिस्टिक मॉडल है. वो डीप लर्निंग तक जा सकता है, ट्रांसफॉर्मर्स तक जा सकता है, और बहुत आगे तक जा सकता है.
सो दैट इज़ व्हाट इज़ योर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, कि अब आपका डेटा तैयार हो गया, अब आपको प्रिडिक्शन करना है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला चाहिए, राइट, एंड दैट फॉर्मूला यू कैन से इज़ अ मॉडल, कि ये एक मॉडल है, यहाँ से आपका डेटा एंटर करेगा एंड यहाँ से आउटपुट जनरेट होगा. सो दैट इज़ योर मॉडल predictive modeling. When your predictive modeling is done, then again comes the part of data visualization और मॉडल इवैल्यूएशन पहले तो आप करते हैं. जैसे कि मॉडल तो आपने बना लिया, तो मैंने आपको बताया था, राइट, एक वैलिडेशन डेटा सेट होता है बीच में, और थोड़ा ढंग से इसको आगे पढ़ेंगे ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट को, पर मॉडल इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है. अब जैसे मान लो मैंने आपका एक टेस्ट लेना है, मान लो 5 दिन बाद, और आज के सेशन में मैं आपको उस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस बता दूं कि उस टेस्ट में ये आना है, और आप उसका रट्टाफिकेशन करके या जो भी है आप टेस्ट में अपीयर हो जाते हैं और आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं. अब क्या आप ये पता किया, लाइक कैन आई कमेंट ऑन दिस, कि आपको बातें समझ में आई थी या नहीं, कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं कि नहीं, कैन आई कमेंट ऑन दिस? अगर आपको पहले से डेटा सेट क्वेश्चंस पता थे, नहीं, राइट, करेक्ट. तो अगर मॉडल को इवैल्यूएट करना है तो आप उसे नए टेस्ट डेटा पे इवैल्यूएट करते हैं, नए अनसीन डेटा पे इवैल्यूएट करते हैं. आपने सिखा दिया उसे बहुत सारे डेटा सेट से, लेकिन जब उसके परीक्षा का दिन आएगा तो उसको नया सवाल दिया जाएगा, ताकि पता हो कर सके हम कि ये मॉडल कितना जनरलाइज कर रहा है, कितनी इसे बात समझ में आई, क्या ये नया डेटा देख के आंसर दे पाता है. सो दैट इज़ बेसिकली योर मॉडल इवैल्यूएशन स्टेप, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है. अच्छा, हमारे जो ये जेंडर वाला था, जेंडर प्रेडिक्शन की जो हमने केस स्टडी करी, इसमें हम कैसे हमारे फॉर्मूले को इवैल्यूएट कर सकते हैं, कौन बताएगा? हाँ, एक बच्चा बता रहा है, बताओ. पारस, एनी आइडिया? मैम वो जो जेंडर प्रेडिक्शन में था कि मेल फीमेल वाला, उसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम जो जैसे प्रेडिक्शन के लिए लिए हैं उनका ओरिजिनल वाले के साथ फिर वो कर देंगे ना, कि इफ जो ओरिजिनल वाला ब्लॉक था इक्वल टू न्यू वाला ब्लॉक, तो फिर वो एक्यूरेसी आ गई उसकी वजह से. लेकिन हर किसी को करना पड़ेगा ये. करेक्ट. तो ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्टार्टिंग तरीका हो गया, और बहुत ही वाइडली यूज तरीका हो गया कि आपने एक्यूरेसी कैलकुलेट कर ली, कि भाई ये एक्चुअल में इनके जेंडर थे, कि ये मेल था फीमेल था, और ये मेरे फॉर्मूले से आया आंसर कि मेल फीमेल, एंड देन सिंपली डिवाइडिंग कि भाई 5 करेक्ट दिए और 10 टोटल थे, तो एक्यूरेसी 50% हो गई मॉडल की. ये एक अगेन बेसिक तरीका हो गया आपके मॉडल को इवैल्यूएट करने का, कि मेरा मॉडल कितना सही आंसर देता है. नाउ अभी इवैल्यूएशन में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती जाती हैं, एक्यूरेसी के आगे भी बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और उससे नए नए मैट्रिक्स जनरेट होते हैं. तो ये हमारा हो गया मॉडल इवैल्यूएशन. तो आप देख रहे हो, आपने अभी क्लास में ही, सेशन में ही, इवन बिफोर स्टार्टिंग विद द डेटा साइंस मॉडल्स, वी हैव एक्चुअली कंप्लीटेड द डेटा साइंस लाइफ साइकिल विद अराउंड 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. ये पूरा डेटा साइंस लाइफ साइकिल हमने कवर कर लिया, हमने 3-4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स किए, और उसमें हमने ये सारा काम किया था. यू अग्री? अभी जो हमने आज और कल के सेशन में किए थे, ये सारे काम किए थे आपने इन सारे डेटा सेट्स में, करेक्ट? ओके, सो दैट इज व्हाट योर डेटा साइंस लाइफ साइकिल इज. ओके, अच्छा, ये एग्जाम्पल ये आई विल नॉट टेक दिस अगेन. ओके, सो ये एक स्लाइड है, बेसिकली दिस इज सिंपल मार्केट ऑफ डेटा साइंस. ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ कि इसमें काफ़ी सारे आपके डोमेन्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस एनालिसिस हो गया, डेटा इंजीनियरिंग, रिसर्च. क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि एक्यूरेसी ख़राब अगर मैट्रिक्स हो रही है किसी केस में, तो फिर यू नीड टू रिसर्च ऑल्सो, राइट, कि व्हाट बेटर मैट्रिक्स कैन बी देयर, व्हाट बेटर मॉडल्स कैन बी देयर. तो रिसर्च इज़ ऑल्सो is actually a very important aspect of data science, because research बहुत important है data science में. So data scientist यहाँ कहीं बीच में लाई करता है, जो ये सारे काम करता है. वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करता है, वो थोड़ी सी डेटा इंजीनियरिंग भी करता है, डेटा एनालिसिस भी करता है, क्योंकि विजुलाइजेशंस करता है, डेटा को समझता है, प्री प्रोसेसिंग करता है,
और रिसर्च भी करता है कि मैं कौन सा मॉडल लगाना है, कौन सा बेटर रहेगा, कैसे डेटा को यूज़ करें. जो डेटा साइंटिस्ट लाइज एट द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दीज, वो ये सारे काम अराउंड करता है. द रेशियो कैन डिफर कि कौन सा काम कम ज़्यादा करेगा बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट द कंपनी, बट ही इज़ वो सारे काम करता है. सो दैट इज़ वॉट द मार्केट ऑफ डेटा साइंस लुक्स लाइक. एंड दिस आई थिंक यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस टेबल. आप लोगों ने ये देखी हुई होगी टेबल, बाकी आप देख सकते हो और जस्ट गिव इट अ क्विक रीड एंड देन विल मूव. एक्सेल आप कर ही रहे हो, ये सबके लिए ज़रूरी है. एसक्यूएल अभी आपके में नहीं है. पाइथन वील सी, पावर बीआई ये आपको ज़रूरी है इफ़ यू आर एमिंग फॉर डेटा एनालिस्ट एंड इज़ गुड टू हैव अगर आप इधर हैं तो. बाकी यहाँ तो इट्स अ मैंडेटरी थिंग. फिर ये तो है, ये यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ फाइन. और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेटा साइंटिस्ट ऑफ कोर्स ऑन अ मोर लेवल. डेटा एनालिस्ट शुड हैव एन आइडिया कि ये चीज़ें होती क्या हैं. जो आइडिया जैसे अभी हमने इन 2 क्लासेस में सेशंस में लिया कि भाई क्या होता है डेटा साइंस, लाइफ साइकिल में क्या होता है, मॉडल एक्चुअली करता क्या है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. तो ये हो गया. अच्छा, अब ये एक चीज़ है, ये काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इन दिस थिंग. दे यूज़ द टर्म्स इंटरचेंजेबली एज वेल. और काफ़ी सारे बच्चे ये डाउट पूछते भी हैं कि ये चीज़ें एक जैसी हैं, सेम हैं, डिफरेंट हैं, क्या है. सो एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू टेक a chance explaining the difference between these? कोई बताना चाहेगा? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है? हाँ बताओ. एआई में मैम सेल्फ इटरेशन ज़्यादा होता है, मतलब प्रोग्राम खुद से अपडेट होता है, और मशीन लर्निंग में हम अपडेट करते हैं उसको. हम अपडेट करते हैं मतलब जैसे मशीन लर्निंग का मॉडल एक बार बता दिया और उससे फिर आपका जो आ रही है एक्यूरेसी या फिर जो रैंड स्कोर आ रहा है वो आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा, तो फिर आप खुद से चेंज करोगे. और एआई में वो आपने बोल दिया कि नहीं मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो वो खुद से अपने आप प्रोग्राम चेंज करेगा कि मैं दूसरा पैराडाइम लगाऊंगा. अच्छा, कुछ रीइंफोर्समेंट लर्निंग टाइप कर करके सीखेगा. अच्छा, ओके. एनीवन एल्स? कोई और? एक वेन डायग्राम भी यहाँ बना हुआ है. इवन दिस कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड अ बिट कि क्या चीज़ें हैं ये. मैम डेटा साइंस में we mostly work on structured data, whereas in AI we mostly work using unstructured data जैसे images, videos, वैसा. ओके ओके. एनीवन एल्स? ठीक है. सो आई विल एक्सप्लेन. थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा थोड़ा गलत है. बाकी ये चीज़ें जो हैं आप ऐसे समझेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा सर्कल है जैसे ये वेन डायग्राम में बना हुआ है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द अम्ब्रेला टर्म, यानी कि हर चीज़ के ऊपर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो एज द टर्म सजेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बस इतना सा मतलब है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको आप ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. करेक्ट. तो वो किसी भी तरह से आप कर रहे हो, चाहे आप रोबोट्स बना रहे हैं, चाहे आप कुछ मशीन्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, एनीथिंग दैट इज़ ट्राइंग टू रेप्लिकेट और इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सिंपल, राइट, वेरी सिंपल डेफिनेशन. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अम्ब्रेला टर्म हो गया. उसके अंदर आ जाता है डेटा साइंस. सो डेटा साइंस क्या है? अगेन जैसे हमने कल सीखा था कि डेटा का साइंस. नाउ व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद डेटा, यू आर ड्रॉइंग इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा. इस काम को करने के लिए जो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, राइट. सो इस काम को करने के लिए आप डेटा को यूज़ करते हैं, डेटा से विजुअलाइजेशंस करते हैं, इनसाइट्स निकालते हैं. ऑल ऑफ दैट इज़ योर डेटा साइंस. डेटा के साथ जब काम कर रहे हैं, उस पर मॉडल बना रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, दैट इज़ योर डेटा साइंस. एंड फॉर डेटा साइंस व्हाट हैपन्स इज मशीन लर्निंग, राइट. यानी कि डेटा साइंस के अंदर का एक छोटा पार्ट हो गया जहाँ पे मशीन लर्न करती है. मशीन लर्निंग यानी कि आप मशीन को कुछ करना सिखा रहे हैं,
राइट जैसे कि हम मॉडल बना रहे हैं, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इट इज़ मशीन लर्निंग, यानी कि वो मॉडल के थ्रू जो ट्रेनिंग डेटा सेट था वो आपने मॉडल में फीड किया और मॉडल ने सीखा, जैसे कि अभी हमने देखा था जेंडर में और बाकी चीज़ों में, दैट इज़ मशीन लर्निंग, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द डेटा मशीन इज़ ट्राइंग टू लर्न, सिंपल। डीप लर्निंग उसके और अंदर आ जाता है, यानी कि उसकी लर्निंग थोड़ी सी और इन्हांस हो गई, कॉम्प्लिकेट हो गई है, अब वो और इंट्रिकेसीज को समझ सकता है, सो दैट इज़ डीप लर्निंग। सो ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में इनका कवरेज है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डेटा साइंस आ जाता है, एमएल एंड देन डीप लर्निंग। बहुत ऐसे क्लियर कट ऐसे बाउंड्रीज नहीं है, बट दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग कि ये आखिर टर्म्स में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं। ठीक है, समझ में आया? Did you get some clarity on the difference between all of these? Okay, all right, ठीक है। So यही आपको समझाने का था कि आप एक बार आपको ये क्लैरिटी आए कि आखिर ये हम पढ़ क्या रहे हैं और इन डिफरेंसेस क्या होता है, बिकॉज रोज़ आजकल पेपर्स में हर जगह AI आता है, कहीं डेटा साइंस आता है, तो क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, ये वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, दिस इज़ जस्ट फॉर फन एंड टू सी हाउ यू आंसर। सो ये बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी टाइम से होती आ रही है, पहले से होती आ रही है। सो ये क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे देयर वाज देयर लाइक आपके फाइटर प्लेन्स जाते हैं राइट लड़ने दुश्मन देश में, तो कुछ फाइटर प्लेन्स जो हैं वो लड़ने गए एंड लड़के वापस आए अपने देश में जो भी है, एंड वो जो भी फाइटर प्लेन्स वापस आए उनका एक एनालिसिस किया गया। ठीक है, जो फाइटर प्लेन्स लड़ने गए थे और वो अपने देश में वापस आए उनका एक एनालिसिस किया गया, उनमें यहाँ पे बुलेट होल्स थे, यानी कि ऑब्वियसली दुश्मन देश में गए थे तो उन पर अटैक हुआ होगा तो बुलेट होल्स बने होंगे। सो ये बुलेट होल्स उसमें देखे गए, इस तरीके का पैटर्न जो है वो ड्रॉ हुआ ऑन दीज फाइटर प्लेन्स। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि जो साइंटिस्ट थे उनको ये पता करना था कि आखिर हम अपने प्लेन के, इन फाइटर प्लेन्स के कौन से हिस्सों को मजबूत करें सो दैट ये फाइटर प्लेन्स को ये जो क्षति हुई है इनमें, ये जो क्या कहते हैं डैमेज हुआ है, ये ना हो, यानी कि हम अपने फाइटर प्लेन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एंड दे हैड दिस डेटा कि यहाँ इन पे फायरिंग हुई है। सो आप वो डेटा एनालिस्ट बन जाओ, डेटा साइंटिस्ट बन जाओ, और आपके पास ये है कि भाई यहाँ बुलेट्स लगी थी और ये फाइटर प्लेन्स जो थे अपने वापस आए थे जिन पे हमने एनालिसिस किया। नाउ विच पार्ट्स ऑफ द प्लेन शुड बी strengthened to increase your chances of winning in the war, या जो भी है, मतलब एक अच्छे वो बनाने के लिए फाइटर प्लेन्स कौन से पार्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम, विंग्स मोस्टली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डैमेज विंग्स पे हुआ है। ओके, तो सबसे ज़्यादा बुलेट्स यहीं पे लगी हैं तो इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ओके, मेक सेंस। और बताओ मैम, पायलट्स कैबिन कॉज की उसको ज़्यादा, अगर पायलट ही नहीं बचेगा तो वो अच्छा, हाँ, तो और मतलब इसको सेंटर मोस्ट एरिया। जहाँ तक मेरे को याद है एयरक्राफ्ट स्कूल में ये सिखाते हैं कि केबिन पे अटैक करो। केबिन पे अटैक करो। हाँ, मतलब एयरक्राफ्ट को छोड़ के ये बोलते हैं कि पायलट को मारो पहले, क्योंकि एयरक्राफ्ट तो इतना बड़ा होता है, उसके अंदर मोस्टली मैकेनिकल Okay, पार्ट्स होता है, so हाइड्रोलिक्स मतलब- होता है, उन पे कुछ भी लगेगा कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस एरिया को स्ट्रेंथन करो। हाँ, इसी एरिया को स्ट्रेंथन करो, और फिर इंजन ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर स्पीड आपकी ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता कि तो आपको यहाँ कुछ तो भी। बुलेट्स लेकिन लगी ही नहीं है, यहाँ तो किसी ने अटैक ही नहीं किया। नहीं मैम, आप जैसे देख रहे हो ना कि वहाँ पे इंजन के पीछे बहुत सारे होल्स हैं, वो कॉकपिट पे ही अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2 इंजन अच्छा। से उसका सिंगल इंजन प्लेन होगा तो पीछे Okay. लग गई होंगी। नाइस, ओके, तो उसका निशाना चुक गया। ठीक है, और बताओ। मैम, इंजन्स को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, ये इंजन फेलियर तो क्रैश। इंजन फेलियर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमारे पास 2 आंसर आए हैं, पायलट की जगह बचाओ और इंजन को बचाओ, क्योंकि इंजन मतलब वही चला रहा है प्लेन को, और ये विंग्स क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अटैक हुआ है, यानी कि लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। और कोई?
दिस इज इंटरेस्टिंग। और कोई चांस लेना चाहेगा? नहीं बताना चाहेगा कोई? हो गया सबका? तनिष्क, कुछ आ रहा है दिमाग में? हमने पीछे वाला एरिया भी टारगेट किया हम लोगों ने। ये वाला टेल, ओके ठीक है। सो अब्राहम वॉल्ड को भी यही काम दिया गया था कि उनको इस डेटा को देख के समझना था कि कौन से पार्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाए। तो अब सोचने वाली बात ये है कि मैंने क्वेश्चन में बोला था ये प्लेन्स वो प्लेन्स हैं जो फाइटर प्लेन्स जो लौट कर आए, यानी कि युद्ध के मैदान से लौट के वापस अपने देश आ गए, और उनमें यहाँ पे बुलेट के मार्क्स थे, यानी कि उनमें यहाँ बुलेट्स लगी। अब ये सोचो कि कुछ ऐसे भी तो प्लेन्स होंगे ना जो वापस आए ही नहीं, यानी कि वो वहीं मर गए, मतलब डैमेज हो गए और उनके पायलट भी नहीं रहे और जो भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। सो इब्राहिम वॉल्ड ने बोला कि उन एरियाज़ को स्ट्रेंथन मत करो जहाँ बुलेट्स लगी हुई हैं, क्योंकि वो प्लेन्स तो वापस आ गए। उन एरियाज़ को स्ट्रेंथन करो जहाँ पे बुलेट्स नहीं लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे बुलेट लगी होगी तो वो प्लेन वापस ही नहीं आ पाया। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे जो प्लेन्स वापस आए उनके इस एरिया में कोई बुलेट्स के निशान नहीं है, यानी कि दीज आर द सेंसिटिव एरियाज, यहाँ बुलेट लगते ही प्लेन जो है डैमेज हो जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ एनालिटिक्स एंड डेटा। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? करेक्ट, अग्रीड, राइट? तो ये अब्राहम वॉल्ड का था। सो दिस वाज द राइज ऑफ डेटा एनालिटिक्स की, मतलब वहाँ से शुरुआत हुई कि भाई कैसे डेटा को देखा जाना चाहिए और कैसे डेटा से इंसाइट्स जनरेट करने चाहिए। अब सोचो कि कोई हमारे तुम्हारे जैसे डेटा एनालिस्ट होते तो कहते भाई जहाँ बुलेट लगी है वहीं पे जो है वो लगा दो और मतलब इसको स्ट्रेंथन कर दो, पैसा भी खर्च हो जाता और प्लेन भी मर जाता, राइट? अगली बार भी प्लेन फिर मर के आता, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द डेटा प्रॉपरली। सो मज़ा आया ये केस स्टडी में? सो द मिसिंग बुलेट होल्स वर ऑन द मिसिंग प्लेन्स। ओके, अब ये एक छोटा सा है, दिस इज टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स: डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। यानी कि सबसे पहले आप डिस्क्राइब करते हैं कि क्या हुआ, ठीक है? यानी कि जैसे वो प्लेन वाला लिया तो क्या हुआ, मतलब कि भाई ये प्लेन्स वापस आए, कुछ प्लेन्स नहीं वापस आए, दिस इज़ द डिस्क्रिप्टिव। फिर डायग्नोस्टिक कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि कुछ प्लेन्स नहीं आए। तो डायग्नोस्टिक इसमें क्या होगा कि भाई उन प्लेन्स के उन पार्ट पे जो है बुलेट लगा एंड दे वर सेंसिटिव पार्ट्स, तो इसलिए ऐसा हुआ कि कुछ प्लेन्स वापस नहीं आ पाए। प्रिडिक्टिव, व्हाट विल हैपन, कि भाई अगर हमने इसे स्ट्रेंथन नहीं किया तो आगे भी प्लेन्स जो हैं वो वापस नहीं आ पाएंगे और हमारे वर्कफोर्स कम रह जाएगा। प्रिस्क्रिप्टिव कि भाई जो जो एरिया सेंसिटिव थे उनको मजबूत किया जाए। सो इस तरीके से 4 पार्ट्स में मोटा मोटा डेटा एनालिटिक्स को डिवाइड किया गया है, दैट दिस इज़ हाउ यू गो स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि इसमें आगे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है विच इज़ फॉर हार्ट डिजीज़, कि आपके पास एक डेटा सेट आया बहुत सारे लोगों का, जनरली एजड लोगों का और 40s में जो थे, जैसे आपको कोरोना में भी पता होगा दैट मैनी ऑफ द यंग पीपल डाइड ऑफ हार्ट अटैक्स। तो आपके पास एक डेटा सेट आता है जिसमें बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से डेथ हो गया। सो दैट इज़ योर डिस्क्रिप्शन कि भाई क्या हुआ, कि हार्ट अटैक हुआ, इन लोगों को हुआ, इस एज में हुआ एंड ऑल ऑफ दोज। फिर आपने डायग्नोस किया, डेटा सेट को देखा कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है, समझने की कोशिश की। तो आपने फीचर्स को देखा, प्रेडिक्टर वेरिएबल्स को देखा, आपको पता चला कि भाई हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वाले जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपने एक की पकड़ ली कि अच्छा दिस इज़ द रीज़न फॉर द हार्ट अटैक्स। फिर आपने प्रिडिक्ट किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा एंड वी आर सीइंग कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स 30 से 40 वाले लोगों के भी काफ़ी हाई हैं, सो द प्रिडिक्शन इज़ दैट इवन दे आर
प्रोन टू हार्ट अटैक्स, एंड आपने प्रिस्क्राइब किया कि आपने फिर डेटा सेट में देखा दैट व्हाट इज लीडिंग टू दिस हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, तो जंक फूड एंड ऑल ऑफ दिस, तो आपने द प्रिस्क्रिप्शन कम्स आउट टू बी दैट द जंक फूड नीड्स टू बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्ट अटैक्स. So this is how the journey of the data goes like. Understood? Correct. So all of the data analyst problems goes through this life cycle या जो भी आप कह लें. So this is how it is. ये वही है, आप एक बार देख लो. I'm not repeating this. Identify किया, pre-process किया, analytics किया, visualize किया. So this is what it is. Okay. So that's about our introduction to data science, कि आपको एक थोड़ा सा आइडिया दिया, एक काफ़ी ब्रॉड आपको एक समझ देने की कोशिश की कि क्या चीज़ें होती हैं डेटा साइंस में, कैसे की जाती हैं, क्या लाइफ साइकिल होता है. सो दैट वाज आवर इंट्रो टू डेटा साइंस, एंड I hope you got a decent idea of कि data science and analytics में क्या होता है. And I think the best part was कि you also got to do some case studies. तो आपको भी वो confidence आएगा कि हाँ हमने 3-4 तो खुद ही ने problems from scratch to final solve किए हैं. So that was also the motive कि along with studying what is data science, you also understand how to solve such problems. Okay.